नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू करें रिपोर्ट कार्ड यूट्यूब चैनल। मैं अरविंद चौधरी आपके साथ जुड़ा हूं। कोशिका के बारे में बात कर रहे थे तो कोशिका केंद्र अपन ने कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया, कोशिकांग के साथ साथ केंद्र के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करते हैं कोशिका चक्कर के बारे में कि कोशिका चक्कर क्या होता है, एक कोशिका के द्वारा कोशिका का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो बात करते हैं कोशिका चक्कर की। कोशिका चक्कर कोशिका निर्माण से लेकर विभाजन तक का समय क्या कहलाता है? कोशिका चक्र का था कि कोई एक कोशिका है, ये कोशिका बनती है और ये बनने के पश्चात विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो इस कंप्लीट चक्र को ही कोशिका चक्र कहा जाता है। एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होना कोशिका चक्र कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी कोशिका का निर्माण होता है और वह निर्मित होने के पश्चात उस कोशिका को विभाजित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप नई संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लिया जाता है। इस कंप्लीट चक्कर को ही कोशिका चक्कर कहते हैं। कोशिका चक्कर की बात करते किस प्रकार संपन्न होता है, तो कोशिका चक्कर की बात की जाए तो कोशिका चक्कर मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में या फिर दो चरणों में संपन्न होता है। कोशिका चक्कर दो चरणों में संपन्न होता है। एक ऐसी अवस्था या फिर एक ऐसा चरण जिसमें इस कोशिका को निर्मित किया जाता है, कंप्लीटतः निर्मित किया जाता है। निर्मित करने की अवस्था को या फिर निर्मित करने के चक्कर को अंतरा अवस्था कहा जाता है और यह अंतरा अवस्था होती है एक प्रकार से कोशिका चक्कर की सबसे सक्रिय अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस अंतरा अवस्था के अंदर ही इस कोशिका को निर्मित करने के पश्चात इसकी वृद्धि करवाई जाती है, इसको बड़ा किया जाता है, इस कोशिका की संरचना में बनने वाले समस्त अंगों को निर्मित किया जाता है और अंत के अंदर इस कोशिका को विभाजन के लिए प्रेरित कर दिया जाता है या फिर विभाजन करने के लिए पूर्णतः सक्षम बनाया जाता है। इस अवस्था को अंतरा अवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरी अवस्था होती है एम अवस्था या फिर डी अवस्था। एम का अर्थ तो मल्टीपल का अर्थ गुणा होना, यानी कि एक कोशिका का दो कोशिकाओं का निर्माण करना। दूसरा तो डिवीजन यानी कि विभक्ति, यानी कि कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होना। किस प्रकार से होते हैं? जब अंतरावस्था कंप्लीट हो जाती है अर्थात कोशिका को परिपक्व बना लिया जाता है, उसको मैच्योर कर दिया जाता है, तो मैच्योर होने के पश्चात या परिपक्व होने के पश्चात कोशिका अंत में विभाजित होकर पूर्णतः दो नई कोशिकाओं को निर्मित कर लेती है। उस अवस्था को ही एम फेज या फिर डिवीजन फेज अवस्था के नाम से जाना जाता है। जो मल्टीपल अवस्था होती है, डिवीजन अवस्था होती है, इसके अंदर एक प्रकार से फिर इस अवस्था को विभाजन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो अंतरा अवस्था है उस अंतरा अवस्था के अंदर कोशिका कभी भी विभक्त नहीं होती या फिर डिवाइडेड नहीं होती, जिसके द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं किया जाता। अंतरा अवस्था कोशिका के अंदर पहले कोशिका को निर्मित होकर इसे मैच्योर बनाया जाता है, परिपक्व बनाया जाता है। इसमें निर्मित होने वाली संरचनाओं को निर्मित करने के पश्चात इसको एक प्रकार से विभाजन के लिए परिपक्व बनाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो अपनी अंतरावस्था है, इस अंतरावस्था के अंदर कोशिका निर्मित हो रही है, कोशिका निर्मित होती है, तो इस कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, वह कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। सीधी सी बात है, कोशिका है तो केंद्रक है कोशिका द्रव्य। तो अंतरावस्था के अंदर एक प्रकार से किसी कोशिका में जो केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है, इन दोनों संरचनाओं में जो परिवर्तन होते हैं या फिर जो परिवर्तित संरचनाएं होती है, इन परिवर्तनों को अंतरा अवस्था के अंदर मुख्यतः तीन उप चरणों में या फिर तीन उप अवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है, जिनको निश्चित क्रम में G1, S व G2 के रूप में पढ़ा जाता है। क्लियर है? ये भाग किसके? अंतरावस्था के। अंतरावस्था के अंदर कोशिका परिपक्व बनती है। जब परिपक्व बनती है तो केंद्रक व कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के परिवर्तन या फिर घटनाएं संपन्न होती है। इन परिवर्तनों एवं घटनाओं को ही तीन उप अवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले जीवन अवस्था की। देखो
जीवन अवस्था, जीवन अवस्था को फर्स्ट ग्रोथ फेज यानी कि प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। यानी कि कोई कोशिका निर्मित हो गई है, निर्मित होने के पश्चात इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं या फिर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन जीवन अवस्था के अंदर ही पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज अवस्था कहा जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रोथ फेज अवस्था होती है, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था होती है, इससे पहले कुछ अवस्था होती है, उस अवस्था को G0 अवस्था कहा जाता है। ये एक प्रकार से विश्राम अवस्था है, विश्राम अवस्था भी कह सकते हैं, या फिर इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जो G0 अवस्था है वह दो कोशिका चक्रों की मध्य की अवस्था है। दो कोशिका चक्रों के मध्य की अवस्था कैसे देखना कि एक कोशिका थी, विभाजन हुआ, दो कोशिका निर्मित हो गई, निर्मित होने के पश्चात अब ये कोशिका विभाजन करेगी और दो से अलग प्रकार से चार कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो कोशिका है इस विभाजन से लेकर इस विभाजन तक, या फिर एक कोशिका चक्कर से लेकर दूसरी कोशिका चक्कर के जो मध्य का समय होता है, उस मध्य अवस्था को या फिर मध्य समय को G0 अवस्था के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार से विश्राम अवस्था होती है, यानी कि इस कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। बात करते हैं जीवन अवस्था के अंदर। जो जीवन अवस्था है, जीवन अवस्था लगभग यानी कि अगर कोई कोशिका 24 घंटे के अंदर अपना कोशिका चक्कर संपन्न करती है, 24 घंटे के अंदर कोशिका चक्कर संपन्न करती है, तो उस कोशिका चक्कर के 24 घंटे में से 9 से 11 घंटे जीवन अवस्था में लगे जाते हैं, जिसके कारण इस कोशिका को या फिर इस अवस्था को कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रावस्था या फिर अवस्था कहा जाता है। फिर बात की जाती है कितना प्रतिशत समय लगता है, 24 घंटे में लगभग 9 से 11 हो रहा है, तो कोशिका चक्कर का है 42% समय लगता है। सबसे लंबी प्रावस्था जीवन प्रावस्था, सबसे ज्यादा समय जीवन प्रावस्था के अंदर कितना लगता है, 42% समय लगता है। जब लंबी प्रावस्था है तो इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। जब कोशिका के आकार में वृद्धि होगी तो कोशिका के मध्य भाग में पाए जाने वाले केंद्रक के आकार में भी वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, अरे कोई छोटी कोशिका है, उसको बड़ा करेंगे तभी तो वो दो भागों में आसानी से टूट सकती है। जब वह छोटे रूप में पाई जाएगी तो आसानी से उस कोशिका को डिवाइड या फिर विभक्त नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले कोशिका, वह कोशिका के आकार में वृद्धि होगी। जैसे जैसे कोशिका और केंद्र के आकार में वृद्धि होती है तो आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, यानी कि आरएनए का निर्माण होगा और प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। जो आरएनए और प्रोटीन निर्मित होते हैं इनका विशेष कार्य होता है, फिर इनको निर्मित क्यों किया जाता है, अर्थात जो आरएनए और प्रोटीन निर्मित होती है यह डीएनए के निर्माण में सहायक होती है। अर्थात डीएनए संश्लेषण के लिए जीवन प्रावस्था में आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात हिस्टोन प्रोटीन निर्माण के लिए, यानी कि कोशिका वृद्धि हो रही है, जो अंत के अंदर तर्कु तंतु बनेंगे या क्रोमेटिस बनेंगे, उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो उस हिस्टोन प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स व एटीपी का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन पूछे आपसे, कोशिका चक्कर की किस प्रावस्था में न्यूक्लियोटाइड्स निर्मित होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जीवन प्रावस्था में होता है। फिर क्वेश्चन पूछा आपसे कि हिस्टोन प्रोटीन निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ बनते हैं उनका संश्लेषण किस प्रावस्था में किया जाता है? उनका संश्लेषण जीवन प्रावस्था में किया जाता है। और ये आवश्यक पदार्थ
अर्थात एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स व एटीपी आदि पाए जाते हैं। उसके बाद में बात की जाती है जब कोशिका का आकार बढ़ रहा है, केंद्रक का आकार बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है उस कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के अलावा जो सह उत्पाद है, कोशिकांग है, उनके अंदर भी वृद्धि होती है। और इस प्रावस्था के अंदर जब कोशिका बड़ी होती है तो कोशिका विभाजन का निर्णय कर लिया जाता है कि जब कोशिका बड़ी हो रही है, कोशिकांग वृद्धि कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया जाता है, एटीपी का संश्लेषण किया जाता है, आरएनए का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात डीएनए का निर्माण कर लिया जाता है। तो अंत के अंदर निर्णय लिया जाता है कि यह कोशिका अब विभाजन कर सकती है या नहीं, जिस कारण इस अवस्था को कोशिका विभाजन निर्णय अवस्था या फिर चेक पॉइंट भी कहा जाता है। किसका? कोशिका विभाजन का चेक पॉइंट, जीवन प्रावस्था। उदाहरण जैसे बात करें कि कवक है, अमीबा है, ईस्ट है, इनके अंदर जीवन प्रावस्था हमेशा अनुपस्थित होती है, अर्थात ये सूक्ष्म जीव है, इन कोशिकाओं के अंदर या इन जीवों के अंदर जीवन प्रावस्था का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। जब जीवन प्रावस्था पूर्णतः अनुपस्थित होती है तो बाकी की अन्य अवस्थाओं का समय बढ़ जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि जो जितने छोटे जीव होते हैं वह जल्द समय के अंदर ही तुरंत जल्द से कोशिका विभाजन कर लेते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रावस्था, एस प्रावस्था। ऐसे पता चल रहा है सिंथेसिस अवस्था या फिर संश्लेषण अवस्था। क्यों कहते हैं? कुछ विशेष बात होगी या फिर विशेष घटना होगी जिसके कारण इसको सिंथेसिस फेज या फिर संश्लेषण अवस्था कहा जाता है। संश्लेषण का पता लगाने के लिए बात की जाए तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ऐस अवस्था के अंदर हमेशा और हमेशा डीएनए की मात्रा डबल होती है या फिर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। ऐस प्रावस्था कुल कोशिका विभाजन के या फिर कोशिका चक्कर के 7 से लेकर 9 घंटे के अंदर संपन्न होती है। अर्थात अगर कोशिका 24 घंटे समय लेती है कोशिका चक्कर, तो उसके अंदर 7 से 9 हॉर्स संश्लेषण अवस्था में पूर्ण कर लिया जाता है। लेकिन सामान्य अवस्था के अंदर एक सामान्य कोशिका वृद्धि करती है या फिर विभाजन करती है, कोशिका चक्कर संपन्न करती है, तो उसके अंदर जीवन अवस्था 10 घंटे की और ऐस प्रावस्था 9 घंटे की होती है, औसत माना जाता है। बात करते हैं कि ऐस प्रावस्था में, संश्लेषण प्रावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते, क्या क्या घटनाएं संपन्न होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लगने वाला समय 7 से लेकर 9 हॉर्स। उसके पश्चात कितना समय लगता है? कुल कोशिका विभाजन का 33% समय, जबकि जीवन प्रावस्था 42% समय लगती है। 33% समय लगता है कुल विभाजन का किसमें? ऐस प्रावस्था में। ऐस प्रावस्था में मुख्य बात है कि इस प्रावस्था में जो केंद्रक आकार वृद्धि करता है, जीवन प्रावस्था में वृद्धि करने के पश्चात जो केंद्र के डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए की मात्रा पाई जाती है, उस डीएनए की मात्रा का प्रतिकृतिकरण होता है, अर्थात डीएनए की मात्रा को डबल कर दिया जाता है, जिस कारण इस अवस्था को सिंथेसिस फेज या फिर संश्लेषण अवस्था कहा जाता है। उसके पश्चात बात करते हैं कि जैसे जैसे डीएनए की मात्रा बढ़ती है तो डीएनए की मात्रा बढ़ने के साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण भी कर लिया जाता है। और प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, अर्थात जो डीएनए है गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वह हिस्टोन प्रोटीन निर्मित ऐस प्रावस्था में होती है। देखो, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, संश्लेषण क्लियर है, उसके साथ बात की जाती है डीएनए की मात्रा दुगुनी। सीधी सी बात है, प्रतिकृतिकरण होगा, डीएनए की मात्रा डबल होगी। जब डीएनए की मात्रा डबल होती है तो इस प्रावस्था के अंदर एक विशेष घटना या फिर विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है। वो क्या होता है देखना,
इस प्रावस्था के प्रारंभ में जो प्रत्येक क्रोमेटिड होते हैं या फिर गुणसूत्र बनते हैं वह या फिर जो गुणसूत्र होते हैं एक क्रोमेटिड युक्त होते हैं या फिर जो क्रोमेटिड होता है प्रत्येक क्रोमेटिड, उस प्रत्येक क्रोमेटिड में एक डीएनए पाया जाता है। और जैसे जैसे ये अवस्था अंत की ओर चली जाती है, अंत में जाती है, अंत के अंदर जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र के अंदर 2 क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं या फिर 2 क्रोमेटिड्स का निर्माण कर लिया जाता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जो 2 क्रोमेटिड्स है वह 2 डीएनए युक्त होता है। जब डीएनए की मात्रा डबल हो रही है, क्रोमेटिड्स की मात्रा भी डबल बन जाती है। इसके साथ साथ ही इस कोशिका के अंदर या फिर इसी प्रावस्था के अंदर जो केंद्र की डीएनए के अलावा कोशिका द्रव्य गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसकी भी वृद्धि होती है, फिर उसका प्रतिकृतीकरण किया जाता है। लेकिन उसकी बात यह है कि जो कोशिका द्रव्य डीएनए पाया जाता है उसका प्रतिकृतीकरण कोशिका विभाजन की या फिर कोशिका चक्कर की किसी भी प्रावस्था में संपन्न हो सकता है, लेकिन केंद्रीय डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतीकरण केवल एस प्रावस्था में ही होता है। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं अंतिम प्रावस्था कोशिका चक्कर की। अंतिम प्रावस्था है G2 अवस्था। कौन सी अवस्था है? G2 अवस्था। किसकी है? अंतरावस्था की। किसकी है रे? अंतरावस्था की अंतिम अवस्था G2 अवस्था। इस अवस्था को सेकंड ग्रोथ फेज कहा जाता है, द्वितीयक वृद्धि अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था के अंदर कोशिका पूर्णतया विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, इस कारण इसे द्वितीयक वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती है, बात करते हैं कितना समय लगता है। यह प्रावस्था 4 से 5 घंटे में संपन्न होती है। 4 से 5 घंटे में संपन्न होती है। कुल समय कितना लगता है? 10 से 20% समय लगता है। कुल कोशिका विभाजन का 10 से 20% समय लगता है। जब भी एस अवस्था कंप्लीट हो जाती है, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, तो G2 अवस्था के अंदर जो कोशिकांग है, कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि कर ली जाती है। जबकि जीवन अवस्था में कोशिकांग में वृद्धि होती है, यानी कि कोशिकांगों आकार बड़ा होता है, जबकि G2 अवस्था में कोशिकांग की संख्या होती है उसमें वृद्धि कर ली जाती है। इसी के साथ साथ mRNA का निर्माण, tRNA का निर्माण और आरआरएनए का निर्माण कर लिया जाता है। आरआरएनए का निर्माण किया जाता है और अंत के अंदर नॉन स्टोन प्रोटीन निर्मित होती है। नॉन स्टोन प्रोटीन निर्मित होती है। नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण भी कर लिया जाता है। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा ही तर्कु तंतु निर्मित होते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे कि कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाले तर्कु तंतु किस प्रोटीन से निर्मित होती है, तो आपको आंसर देना है ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कोशिका चक्कर की या फिर कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में निर्मित होती है, तो आपको आंसर देना है G2 प्रावस्था। क्लियर है? इसके साथ साथ ही G2 प्रावस्था में प्रोटीन काइनेज एंजाइम का निर्माण किया जाता है। प्रोटीन काइनेज एंजाइम के द्वारा कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है। अर्थात कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के काइनेज एंजाइम निर्मित होते हैं और ये काइनेज एंजाइम साइक्लिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जिस कारण इन एंजाइम्स को साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम कहा जाता है। यानी कि CDK का निर्माण
G2 अवस्था में होता है। क्या होते हैं कि साइक्लिन प्रोटीन के द्वारा कोशिका विभाजन का नियंत्रण किया जाता है और इसके द्वारा एक विशेष प्रकार का एंजाइम, काइनेज एंजाइम निर्मित होता है जो कोशिका विभाजन का पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है। इस अवस्था को CDK डिपेंडेंट अवस्था भी कहा जाता है। क्लियर है? और अंत में बात की जाती है जब कोशिका को विभाजन के लिए पूर्णतः परिपक्व कर दिया जाता है तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है, द्विगुणन के दौरान कुछ डीएनए के अंदर जो काट छांट होती है या फिर डीएनए के अंदर एक प्रकार से अपहास या हानि होती है, उसकी पूर्ति G2 अवस्था में की जाती है जिसको डीएनए रिपेयर कहा जाता है। अर्थात डीएनए का निर्माण या फिर डीएनए को रिपेयर G2 प्रावस्था में किया जाता है। तो दोस्तों अपनी बात की जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था, यह एक प्रकार से अंतरावस्था की उप अवस्था है। अंतरावस्था की उप अवस्था है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के अध्ययन के लिए ही इस प्रावस्था को 3 उप प्रावस्थाओं के अंदर डिवाइड किया जाता है। और अंतिम अवस्था आती है एम फेज या फिर डिवीजन अवस्था, अर्थात कि जब कोशिका पूर्णतः विभाजन के लिए तैयार हो जाती है तो अंत के अंदर इस अवस्था के अंदर कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण इसको विभाजन अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था 1 घंटे से कम समय लेती है, अर्थात 24 घंटे का कोई समय होता है तो उसमें 1 घंटे से कम या फिर 1 घंटे के अंदर यह अवस्था संपन्न कर ली जाती है। जो विभाजन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से निर्मित होने के पश्चात कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो अगली क्लास के अंदर बात करते हैं। इस क्लास के अंदर इतना ही, आगे की क्लास के अंदर बात करते हैं। ओके, थैंक यू।